हमारा चैप्टर नंबर 8 है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। सबसे पहले आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। एक कंप्यूटर वो डिवाइस है जिससे हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी को फॉलो करती है। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, उसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा हुआ होता है, और जो लैंग्वेज होती है वो हमें प्रोवाइड करती है सेट ऑफ रूल्स ताकि हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकें। अगर हमने कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो उसके लिए हमें सेट्स ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हम जो लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स होते हैं ताकि हम प्रोग्राम कंप्यूटर में लिख सकें। जब से हमारे पास कंप्यूटर आया है तब से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड हुई हैं, और सी जो है उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक एग्जांपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब तक हम कंप्यूटर को सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, कंप्यूटर को नहीं पता चलता कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हमें कंप्यूटर को देनी होती है वो हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखनी होती है ताकि कंप्यूटर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके और हमें हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी। सी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में डेवलप हुई थी 1972 में। इसको डिज़ाइन किया था डेनिस ने, और ये एक जो प्रीवियस लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज उसके ऊपर बेस्ड करते हुए बनाई गई थी, और जो बी लैंग्वेज थी वो 1969 to 70 में डेवलप हुई। पहले जो थी वो सी लैंग्वेज इसलिए डेवलप की गई थी ताकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स लिखे जा सकें, क्योंकि सी एक सिंपल और इजी लैंग्वेज है, इजीली लर्नएबल है और इस पर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। पावरफुल लैंग्वेज भी है, इसलिए जैसे जैसे ये पॉपुलर होना शुरू हुई तो इसे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स के लिए नहीं बल्कि आम लोगों ने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि उससे डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे जा सकें। और लोगों ने जैसे जैसे सी लैंग्वेज को लिखना शुरू कर दिया तो इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उसके एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन किए जा सके जिनको फॉलो किया जाए, और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी के रूल्स डिफ़ाइन किए लेट 80 में, और जो इसीलिए जो स्टैंडर्ड वर्जन है सी लैंग्वेज का उसको हम लोग ANSI सी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है कि सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखते हैं उसे हम लोग सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, उसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखा होता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन होती है, नॉट बाय अ कंप्यूटर। सो जो कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज होता है, इसलिए जो सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं वो हम कंप्यूटर में डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हैं। उसे रन करने के लिए हमें पहले उसे बाइनरी नंबर्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो हमारे पास कंप्यूटर की एक नेटिव लैंग्वेज होती है, इसलिए जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है वो डायरेक्टली रन हो जाता है कंप्यूटर के ऊपर। सोर्स कोड आफ्टर कन्वर्जन ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। Now the next topic which we have to discuss is the steps taken to prepare a C program for execution. अब हम वो steps डिस्कस करेंगे जो required होते हैं एक C प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए from start to end. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्रिएटिंग अ सोर्स प्रोग्राम। सबसे पहले जब हमें प्रोग्राम लिखना होता है तो हम सी के स्टैंडर्डाइज रूल्स को फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए जो प्रोग्राम हमारे पास आता है हमारे पास सोर्स कोड होता है या सोर्स प्रोग्राम होता है। तो जब पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए वो क्या होता है, राइटिंग मतलब प्रोग्राम लिखना, एडिटिंग अगर उसमें कोई चेंजेस हमने करनी है तो वो करना, और डिबगिंग ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। डिबगिंग का प्रोसेस ये होता है कि हम लोग उसमें फाइंड आउट करें कोई एरर्स तो नहीं है, और अगर कोई एरर्स हैं तो हम उसे रिमूव कर दें। जब हम लोग ये सारा काम कर चुके होते हैं तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आते हैं, सेविंग द सोर्स प्रोग्राम। जो हमने सोर्स कोड लिखा है अब हम उसे डिस्क के अंदर सेव करेंगे। राइट करने के बाद उसे सेव किस तरह करते हैं, द सी प्रोग्राम सेव जो डिस्क में होता है वो एक टेक्स्ट फाइल की में होता है, और उसके फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .c एक्सटेंशन होती है। ओके, अब जो थर्ड स्टेप आ रहा होता है वो आता है कंपाइलिंग द सोर्स प्रोग्राम।
जब हम प्रोग्राम लिख चुके होते हैं उसे सेव कर चुके होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कंप्यूटर डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम रन नहीं कर सकता, हम उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कंपाइलर हमारे पास क्या काम करता है, जो हमारे पास सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को जो है जब हम लोग कंपाइल कर रहे होते हैं तो क्या करता है, वो सबसे पहले चेक करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर ऐसा जो हमने लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना किया हो और वो आ गया हो। तो हम कंपाइलर अगर कोई इस किस्म का एरर होता है तो कंपाइलर हमें वो पॉइंट आउट करके देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम उस एरर को रिमूव करते हैं एंड अगेन कंपाइल करते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर कोई फॉल्ट ना हो तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, जो हमारे पास सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड पे कन्वर्ट कर देता है, मतलब मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देता है। और जो फाइल हमारे पास सोर्स से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है वो .obj की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है ताकि वो आगे रन हो सके। ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये हमारे पास एक सेपरेट फाइल के अंदर सेव होता है। सी प्रोग्राम्स के हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं, प्री डिफाइंड, रूटीन्स और फंक्शन। जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास एक सेपरेट फाइल में पड़े हुए होते हैं। फाइल्स जो होती हैं वो पार्ट होती है हमारे पास सी कंपाइलर का, और हम उन्हें लाइब्रेरी फाइल्स और रन टाइम लाइब्रेरीज भी कह सकते हैं। और जब भी हमें सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो सी प्रोग्राम को वो लाइब्रेरीज फाइल्स चाहिए होती हैं ताकि वो इसकी एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुल कर सके। जो वो फाइल्स होती हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो हमने कंपाइलर से कन्वर्ट किया होता है उसके साथ कंबाइन हो जाती हैं। और जो कंबाइनिंग का प्रोसेस होता है लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, उसे हम लिंकिंग का प्रोसेस कहते हैं कि हमारा 4th स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो हमारे पास लिंक हो जाती हैं हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ। जिस वक्त हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो कंपाइलर से आई हुई होती है उसके साथ जो हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं वो लिंक हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो फाइल क्रिएट होती है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और वो फाइल हमारे पास डिस्क में .exe की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाती है। वो अब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी होती है। पास कुछ एरर्स जो हैं वो लिंकर की स्टेट में भी डिटेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास जो सोर्स कोड है वो कोई ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिंकर क्या करेगा, वो एक एरर जनरेट कर देगा। और अगर हमारे पास कोई एरर हो तो लिंकर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं क्रिएट करता। दीज आर रिमूव्ड इन द सोर्स कोड, तो फिर हमें वो सोर्स कोड के अंदर जाके वो एरर्स को रिमूव करना पड़ता है और फिर अगेन वही प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट होता है। हम सोर्स कोड के अंदर जाके उन एरर्स को रिमूव करेंगे, फिर वो एरर्स जब रिमूव होंगे तो फिर हमारे पास दोबारा कंपाइलिंग का प्रोसेस होगा और एक नई ऑब्जेक्ट कोड बनेगी, नई ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। उसके साथ फिर लिंकिंग का प्रोसेस होगा और अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं होगा तो लिंकर क्या करेगा, हमारी उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देगा। बस एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाती है, वो हमारे पास .exe की एक्सटेंशन के साथ सेव होती है और जो exe की एक्सटेंशन के साथ फाइल हमारे पास बनती है वो डायरेक्टरी रनेबल होती है, हम अपने सिस्टम के ऊपर से रन कर सकते हैं। लास्ट स्टेप हमारा होता है लोडिंग एंड रनिंग प्रोग्राम। इस स्टेप पे हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहा होता है। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास लिंकिंग के प्रोसेस के बाद जनरेट हुई भी होती है वो हमारे पास मेमोरी में लोड होती है और ये काम जो है वो सिस्टम लोडर करता है कि उस फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमारे पास मेमोरी पे लोड कर दे और उसके बाद उसके जो हमारा CPU है उसको रन कर दे। हमारे पास लोडर हमारे पास जो है वो सिस्टम का प्रोग्राम है जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है और फिर आगे हमारा CPU उसको रन कर देता है और हमारे पास स्क्रीन पे उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले लिखा है राइट सोर्स प्रोग्राम एंड सेव इट ऑन अ डिस्क। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो अभी हमने सारा पीछे पढ़ा है, ये डायग्राम में यही बता रहा है कि आप अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज में और फिर उसके बाद आप उसे डिस्क में सेव कर देते हैं। और डिस्क में ये कैसे सेव होता है, ये .c की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाता है।
उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आपकी सोर्स फाइल जनरेट हो जाती है। ये आपकी सोर्स फाइल होती है जिसमें आपने सारा कोड लिखा हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है। कंपाइलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देना। इफ़ देयर इज़ नॉट एनी एरर, अगर कोई एरर है तो पहले वो रिमूव होगा फिर कंपाइलिंग होगी। तो देखिए आपके पास इस फ्लो चार्ट में, इस डायग्राम में यही हो रहा है कि कंपाइलर ट्राइज टू कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम। अगर आपका सोर्स प्रोग्राम में अंदर एरर है, देखिए साथ में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एरर्स। अगर एरर्स है तो फिर एरर्स रिमूव होंगे और करेक्टेड सोर्स फाइल बनेगी और फिर देखिए करेक्टेड सोर्स फाइल फिर कंपाइलर के पास आएगी ताकि कंपाइलर उस सोर्स फाइल को कंपाइल कर ले। अब दोबारा ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कंपाइलिंग का। अगर कंपाइल करके आपके पास कोई एरर नहीं जनरेट होता तो देखिए नीचे लिखी हुई है आपके पास कि आपके जो सोर्स फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके कंप्यूटर में .obj की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। अब इसके साथ हमने फोर्थ स्टेप क्या पढ़ा था, लिंकिंग का। और लिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी दूसरी प्री डिफाइंड रूटीन्स या फंक्शंस होते हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में यही हो रहा है कि अदर ऑब्जेक्ट्स फाइल्स और आपकी सोर्स फाइल या लिंकिंग के प्रोसेस के अंदर जाके आपके इसमें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं एक प्रोग्राम को रन होने के लिए फाइल्स वगैरह वो आपस में लिंक हो जाती हैं। देखिए लिखा है लिंकर लिंक्स द सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल विद द अदर ऑब्जेक्ट्स फाइल। आपकी सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल को दूसरी ऑब्जेक्ट फाइल्स मतलब दूसरे फंक्शंस वगैरह के साथ लिंक कर देगा। और उसके बाद क्या करता है वो exe एक्सटेंशन के साथ आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है। नीचे यही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब exe फाइल आपकी बन जाती है तो लोडर क्या करता है कि आपकी exe फाइल को आपकी कंप्यूटर मेमोरी में लोड करता है। हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए पहले मेमोरी में लोड होना पड़ता है, फिर CPU उसको रन करता है। तो लोडर यही काम करता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो चुकी है, तो उससे आपको लोडर जो है वो मेमोरी में लोड कर देगा और फिर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर मेमोरी से रन हो जाएगा और आपके पास स्क्रीन पे उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा।